नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे कांग्रेस कलह का अंत कब। खबर नंबर 2 होगी यात्रा बाद बड़े बदलाव की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे सत्ता के लिए बीजेपी के हुंकार की। खबर नंबर 4 होगी फिर दहला भरतपुर, कैसे दहला है ये भी आपको बताएंगे। खबर नंबर 5 होगी मंकी टेरर के अंत कब की। खबर नंबर 6 मेहमानों के इंतजार की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर नाइट टूरिज्म के ट्रेंड पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। जन आक्रोश यात्रा से भाजपा पूरे प्रदेश में ढाणी ढाणी तक पहुंचेगी। आज प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन आक्रोश यात्रा के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को हर जिले में भाजपा की पीसी होगी, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के लिए थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया और इसमें बोला है, इस सॉन्ग में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं सच तो सच है, सच ही कहेंगे, उमड़ रहा है जन आक्रोश। इस जनाक्रोश अभियान का, इस जनाक्रोश यात्रा का आरंभ देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 51 रथों की रवानगी से करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। 1 तारीख से लेकर और 14 दिसंबर तक 1 को प्रदेश से रवानगी होगी, 2 को जिलों से होगी और 3 और 4 तारीख को विधानसभा क्षेत्रों में इन रथों का आगाज होगा। 4 तारीख से 14 तारीख तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ वहां गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर और डगर-डगर जाएंगे। उधर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि उनका ये नाटक अब नहीं चलेगा, ये जनता है, सब जानती है। खाचरियावास ने कहा है कि आज देश बेहाल है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने तो खाने की वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा। सुनाते हैं। 25 MP जिताए राजस्थान की जनता ने। राजस्थान के साथ धोखा हुआ, कई मिनिस्टर इनके बीजेपी के बन गए, लेकिन खाली हाथ, कुछ नहीं, 0/0। जन आक्रोश भूख और गरीबी के खिलाफ है। जन आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इनका जवाब भी दे दो बीजेपी राजस्थान के लोगों, नाटक कर रहे हो। और नाटक करके कभी कहते हैं बूथ मैनेजमेंट करेंगे, कटोरा लेकर कहते हैं वोट दे दो, वोट दे दो। चुनाव चाहिए, चुनाव में वोट चाहिए, 200 रथ लेकर घूमेंगे। अरे जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, 200 रथ तुम बना सकते हो। लेकिन राजस्थान की जनता पूछ रही है, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा निकालने के ऐलान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई जन आक्रोश नहीं है, जन आक्रोश तो केंद्र की सरकार के खिलाफ है, क्योंकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। जन आक्रोश जो है वो जो धर्म के आधार पर बांटने का, लड़ाई कराने का, डर का, नफरत का जो माहौल पूरे देश में है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है। और उस जन आक्रोश को प्यार में बदलने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए उनको समझना चाहिए
कि ये जो जन आक्रोश है वो जन आक्रोश हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ में पूरे देश में है, और उस आक्रोश को, नफरत को, डर को, बेरोजगारी को, महंगाई को कम करने के लिए, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी घमासान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई है। पिछले चुनाव में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला था, उस मैंडेट का कांग्रेस पार्टी अनादर कर रही है। उन्होंने कहा साल 2023 के चुनाव में भाजपा का चेहरा विश्व का सबसे लोकप्रिय चेहरा है और वो नरेंद्र मोदी का है। देखो, यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ एक आपसी लड़ाई करने वाले लोगों की, सत्ता लोलुपी लोगों की समूह बैठा है। इसलिए उन्होंने जिस मैंडेट को उनको मिला था पिछले चुनाव में, उस मैंडेट का उन्होंने अनादर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, आपसी रंजिश उनकी चरम पे है, लोक कल्याण उनकी एजेंडा में नहीं है। इसलिए इसकी परिणाम सब है। मैंने आज एक चालक भाई को टैक्सी में, कल रात को उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट से लेके आए, फिर आज सुबह यहाँ आते हुए उनको पूछा कि क्या होगा आगे। वैसे तो जाना तय है। एक सामान्य गाड़ी चालक की भाई, बड़ा कोई हेजिटेशन नहीं था उनके में। और अब बात एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की। जयपुर में संपन्न हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एबीवीपी के सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने की पहल जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज दुनिया बदल रही है, लेकिन हम विरासत को निरंतरता से जोड़ने वाले लोग हैं। प्रधान ने कहा कि देश के नागरिकों के परामर्श से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया सिस्टम बन गया है, लेकिन अब भी देश में 20 करोड़ भी बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में इन 20 करोड़ बच्चों को शिक्षा से जोड़ना आज बड़ी चुनौती है। करके उसकी समाधान कैसे होगा, उसको भी चिंता किया जाएगा। परिषद एक जीवंत संगठन है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें अनेक कोर्सेस हैं। मनुष्य निर्माण सबसे बड़ा आवश्यकता है समाज जीवन में। परिषद पिछले 73 सालों में इसी काम को करते आ रहा है। एबीवीपी को अनेक अनेक शुभेच्छा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत हमारी पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। सचिन पायलट हमारी पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। दोनों की हमारी पार्टी को जरूरत है। सुनिए। वक्तव्य भी दिया है औपचारिक तौर से। अशोक गहलोत जी हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ, बड़े अनुभवी नेता हैं। वो बड़े नेक, ईमानदार इंसान हैं। मैं उनको गांधी जी के नाम से पुकारता हूं क्योंकि बड़ी सिंप्लिसिटी है उनमें। सचिन पायलट युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है, बड़ी ऊर्जावान नेता है, और उनकी भी एक अलग से अपील है मीडिया में, नए पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में। पार्टी की दोनों की जरूरत है। पार्टी चाहती है दोनों की जुगलबंदी। पार्टी चाहती है दोनों काम करें पार्टी के अंदर। पर कुछ शब्द मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया है, मुझे अप्रत्याशित लगा। मुझे भी एक धक्का मिला, आश्चर्य हुआ। पर उन्होंने कह दिया है। कांग्रेस, मैंने हमारे सहयोगियों से बात, साथियों से बात की, कांग्रेस अध्यक्ष से भी बात की, उसके बाद ही मैंने बयान दिए। कोई भी जो हल निकाला जाएगा, और हल जरूर निकाला जाएगा, कोई भी हल जो निकाला जाएगा संगठन के नजरिए से ही निकाला जाएगा। संगठन सर्वोपरि है। संगठन को सर्वप्रथम हमें संगठन के लिए क्या उपयोगी होगा, क्या फायदेमंद होगा, वही रास्ता अपनाया जाएगा। व्यक्तियों के आधार पर नहीं। अब व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे, पर संगठन को मद्देनजर रखते हुए, 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही हल ढूंढ निकाला जाएगा। पर हर एक कांग्रेस चाहता, हर एक कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता चाहता है या चाहती है कि दोनों कांग्रेस में रहें, एक साथ काम करें, कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस को जिताएं।
2023 में राजस्थान में और 24 में लोकसभा में। रहा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं सचिन पायलट से मेरी बात हुई 3 दिन पहले। वो आए थे यहीं मध्य प्रदेश में ही आए थे, मेरे ख्याल में 27 को आए, नहीं आज तो 27 है, 25 को आए थे, 25 या 26 को आए थे और मेरी काफ़ी बातचीत हुई उनके साथ। पर मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक कांग्रेस नेता, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता समझता है या समझती है तो उनका एक ही फर्ज है, एक ही कर्तव्य है कि भारत जोड़ो यात्रा को हम सफल बनाएं राजस्थान में। उधर प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में जो कंपटीशन है वो अपने घर का मामला है। जितना कंपटीशन कांग्रेस में होगा उतना ही कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस एक ताकत है, राहुल गांधी हमारा नेता है और ये तय बात है जब राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है इस वक्त बाकी सब बयान एक तरफ है, क्योंकि सबसे बड़ा नेता जब राजस्थान आ रहा है तो हमारा एक ही मकसद है, ऐसा कोई बयान अब जारी नहीं होना चाहिए जिससे लोग हमसे सवाल पूछे, क्योंकि अब राहुल गांधी जब आ रहा है तब सब बयान हमने एक तरफ कर दिए। कोई कुर्सी का कंपटीशन नहीं, क्योंकि देश में इंदिरा जी के बलिदान से, महात्मा गांधी के बलिदान से, राजीव गांधी के बलिदान से कांग्रेस बनी है। जिस कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सरदार बेन सिंह, राजीव गांधी जैसे नेताओं को खोकर इनका खून बह गया, इन नेताओं को खोने के बाद इतनी मजबूत कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में है, जिसको पूरी दुनिया कांग्रेस पार्टी को मानती है। आज उस कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि बलिदान से जो कांग्रेस बनी है उस कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता छोटे मोटे कुर्सी के बयानों को छोड़कर राहुल गांधी की यात्रा में हम सब लगे, हम लग रहे और राहुल गांधी की तरफ पूरा देश देख रहा है और वो काम हम करके दिखाएंगे। मोदी सरकार के घुटने टिकाकर देश को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति से राहुल गांधी के नेतृत्व में हम देश को बचाएंगे। और अब बात यात्रा बाद बड़े बदलाव की। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने के आसार हैं। ये बयान आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया करके उन्हें AICC को भिजवा दिया गया है। ऐसे में संभावना है कि भारत जोड़ो यात्रा के तत्काल बाद सबको कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष मिल जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष दोनों की जो चुनाव प्रक्रिया से होकर के और AICC के अंदर हमने इसको भिजवा दिया है और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के तत्काल बाद में जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सबको मिल जाएंगे और जहां जिलाध्यक्ष बन चुके हैं वहां पर वो कार्यकारिणी भी जल्दी आ जाएगी। उधर प्रदेश में सियासी बयानबाजी के बीच कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। मुरारी लाल मीणा ने आज दौसा में कहा, जो विधायक मानेसर गए थे उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को अपना हिसाब बता दिया है और यदि सरकार के पास सबूत हैं तो वह अरेस्ट कर ले। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा, इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। यही नहीं, मुरारी लाल मीणा ने यह भी कहा है कि 102 विधायकों में से 10 से 15 विधायक हमारे साथ घूम रहे हैं। ऐसे में विधायकों की वोटिंग करा ली जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसा ये बड़े नेता हैं, मैं ये कह सकता हूँ इन बयानबाजी से पार्टी को भारी नुकसान है, इसलिए इनको ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा हर विधायक की भावनाओं को पहले भी 1 to 1 के लिए दिल्ली से आदमी आए थे और मैं समझता हूँ कि हाईकमान को इस बात मुद्दे के ऊपर जल्दी डिसीजन करना चाहिए, क्योंकि डे पर डे पार्टी को ऐसे बयानों से नुकसान हो रहा है। ऐसा ये तो देखो, मैं कह रहा हूँ सोनों को कभी जंग नहीं लगती और वो इस टाइम सरकार में सब कुछ है, सब पता लगा लेना चाहिए क्या है क्या नहीं। तो हम 102 विधायक में से आज कम 10-15 विधायक तो ये हमारे साथ में घूम रहे हैं। हल्के बारी की बात नहीं है, सब कांग्रेस एक है और सबकी सलाह से कांग्रेस हित में, पार्टी के हित में हाईकमान को फैसले करने चाहिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाइड्रो 1 प्लांट में आग लगी है। मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, जहां पर हाइड्रो 1 प्लांट में आग लगी है। फिलहाल ये आग कैसे लगी है
इसका खुलासा नहीं हो सका है, ये जांच का विषय है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दे दी गई है। फायर ब्रिगेड मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण यहाँ पर आग लगी हुई है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग लगी कैसे, ये हादसा कैसे हुआ है। जांच के बाद इसका खुलासा होगा, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सुभाष, क्या है पूरी जानकारी और क्या कुछ अपडेट? फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है क्या? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट है कि चित्तौड़गढ़ की नगर परिषद और उपलब्ध फायर ब्रिगेड के साथ साथ अन्य औद्योगिक इकाइयां जैसे IOCL और अन्य औद्योगिक इकाइयों से भी फायर ब्रिगेड मंगाई गई है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और थाना अधिकारी शिवलाल मीणा, उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कोई कैजुअलिटी होने की या जनहानि होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं है भाई। लेकिन आग बुझने के बाद और स्थिति नियंत्रित होने के बाद पता लग पाएगा कि पूरी स्थिति क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियंका कि ये चौथे महीने में दूसरा हादसा, इससे पहले लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान एसिड टैंक का फटने से गई थी और इस बीच ये दूसरा हादसा सामने आया है और फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जी प्रियंका। सुभाष, ये पता चल सका है कि आखिर ये आग लगी कैसे, क्योंकि आप बता रहे इससे पहले भी एक बार ऐसा हादसा हो चुका था? बिल्कुल, इस आग लगने के कारणों के बारे में कोई अधिकृत जानकारी न तो जिंक प्रबंधन द्वारा दी गई है, न ही प्रशासन द्वारा दी गई है। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक रूप से जो आग की लपटें देखी जा रही है वो जिंक का जो प्लांट बना हो उस प्लांट के काफी अंदर से जो आग लग रही है वो दूर से दिखाई दे रही है। ऐसे में आग की भीषणता का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कारणों के बारे में जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आएगी तब तक कुछ कह पाना सफल नहीं होगा। लेकिन ये सीधे तौर पर है कि कुछ समय पहले ही यहाँ आग लगने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई थी, उसके बाद बम रखे जाने की सूचना की मॉक ड्रिल की गई थी। लगातार मॉक ड्रिल हिंदुस्तान जिंक में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये हादसा पेश आया है। जी प्रियंका। बिल्कुल, और सुभाष, क्योंकि हाइड्रो प्लांट है तो हो सकता है आसपास लोग भी मौजूद हों, क्या लोग वहां पर सुरक्षित हैं? क्योंकि आग तेजी से फैल भी रहा है, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संभावना पूरी है कि वहाँ लोग मौजूद हो और जनहानि होने की संभावना हो सकती है। लेकिन फिलहाल अधिकृत रूप से जब तक कोई जानकारी प्रशासन या जिंक प्रबंधन द्वारा सामने नहीं आती है, ऐसे में ये कह पाना कि कोई जनहानि हुई है, लोगों को नुकसान पहुंचा है, जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल आग बुझाने के प्रयास। सुभाष, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।